तमाम शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बातचीत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्या बदलाव होना चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और अगला सेशन है हमारा स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, क्या चुनौतियां हैं, क्या बदलाव होने चाहिए, कैसा होना चाहिए हायर एजुकेशन। ये कहा जाता है कि अगर आपकी नींव अच्छी है तो इमारत मजबूत बनेगी। उस इमारत को मजबूत करने के लिए हम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा और इसके खास मेहमान होंगे, उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको। आर.के. अनायत जी, वीसी दीन बंधु सर छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्टेज पर आइए और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बी.आर. कंबोज, वीसी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही राकेश तायल जी, वाइस चेयरमैन पीआईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू रवि। शुक्रिया अनन्या। जैसा कि शीर्षक से ही प्रतीत होता है कि स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक कृषि की बातें भी होंगी, प्रौद्योगिकी विज्ञान की बातें भी होंगी, और सिद्धस्थ कहीं न कहीं माना जा सकता है कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में दो विश्वविद्यालय काफ़ी अहम माने जाते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जीजेयू गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, और साथ ही साथ डी कृषि यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत। दोनों के उपकुलपति जी हमारे साथ हैं, साथ ही राकेश जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का खासतौर पर स्वागत है। पहला सवाल सर कृषि से जुड़ा हुआ, क्योंकि कृषि आम आदमी से जुड़ी हुई है। खाने पीने से लेकर तमाम वो चीज़ें, तमाम वो संसाधन कृषि से ही मैसर होते हैं। पहला सवाल यही कि कृषि जो है उसको किस तरह से एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक बाद में जाएंगे, पहले कृषि को एजुकेशन से किस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, खासतौर पर एचएयू में। कृषि प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, सभी जानते हैं कि लगभग 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है, और कृषि में प्राचीन काल से ही इस देश को बहुत कुछ दिया गया है। और इसके अंदर आज के समय में भी जो हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें स्कूल स्तर से लेके और विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पे आज के दिन कौशल विकास को बहुत महत्व दिया गया है। और इसी के लिए 6ठी से और 12वीं क्लास तक, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पूछा था कि आज जो कोर्स कंटेंट बनाया गया है वो इस प्रकार के चित्रों के द्वारा, ताकि हमारा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाला बच्चा है या 6ठी के बाद यदि वो कृषि को अपना व्यवसाय चुनना चाहता है, उस दिशा में बहुत विकास हुआ है। और क्योंकि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आज तक हम केवल खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, आज सबसे बड़ी चुनौती पोषण सुरक्षा की है। इसलिए हमें इस दिशा के अंदर निरंतर शोध में, विस्तार में, शिक्षा में, पठन पाठन में, तीनों में ही तेजी से आगे बढ़ना होगा। और उसी को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आज तक लगभग 330 किस्में वो दी गई हैं, जिससे हमारे पैदावार में वृद्धि हुई है। और इसी दिशा के अंदर कि हम लोग पोषण सुरक्षा में भी आगे बढ़ें, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज का समय ऐसा है कि हम यदि हमारे शरीर में जिंक या लोहे की कमी है, वो हमें बाहर से ना लेनी पड़े, उसके लिए इस प्रकार की बायो फोर्टिफाइड किस्मों के विकास के लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है। और उसमें बाजरा में हम 2 किस्में निकाल भी चुके हैं। इसी प्रकार गेहूं में भी ऐसी किस्मों का विकास किया गया है। और लौटूंगा आपके पास, राकेश जी के पास जाते हैं। सर टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है, हायर एजुकेशन की बात आती है, क्या लगता है नई एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से उनको और आगे बढ़ाया जाएगा? आपको लगता है फलीभूत हो पाएगी? फिलहाल की जो मौजूदा पॉलिसी है उसको जब आगे बढ़ाया जाता है टेक्निकल एजुकेशन के मामले में, किस तरह से उसको फलीभूत किया जाए?
या गुड इवनिंग एवरीवन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा कदम है। वैसे पाइट की तरफ से मैं बोलूं तो हम एजुकेशन 4.0 की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं, जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी से भी आगे चलने की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी इंट्रोड्यूस की गई, पर काफ़ी खामियां अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं अगर हम उसके अंदर देखें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है कि हम इसको किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात की जी, तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के बच्चों को पहले बोला गया कि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए। तो ये 2 साल से बात हो रही थी, तो हमारे AICTE के जो अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक होती है उसके अंदर आया कि एवरी स्टूडेंट्स इज़ एलिजिबल। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है। पर लेकिन अभी जो रिसेंट जो अभी चेंजेस आए हैं उसके अंदर एवरी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग को उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट को माना गया है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो एक अलग 2-3 सब्जेक्ट्स आपके मेजर होने चाहिए। मैकेनिकल करना है तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, जो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो हम जो चेंजेस या जो हम सोच रहे थे कि हम एकदम इसको ऐसा कर देंगे, पर वो प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगी। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इवैल्यूएशन का है। हमारे पास जो इवैल्यूएशन है अभी भी वो रॉट लर्निंग पे बेस्ड है। एक यूनिफॉर्मिटी है कि आप किसी का भी पेपर लेंगे, आप नीट के पेपर लेते हो, आप जेईई मेंस के पेपर लेते हो, पर लेकिन अगर हम एजुकेशन 4.0 की बात करें तो उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं है। उसके अंदर आपकी चीज़ें आती है कि आप उसको एनालाइज किस तरह से करते हो, सस्टेनेबल लर्निंग किस तरह से हम लेके आएंगे जी। वो सारी चीज़ें अभी इसमें मिस है। अभी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अभी फिर हम रॉट लर्निंग पे आ जाते हैं कि मेमोराइजिंग के ऊपर फोकस रहता है। जब तक मेमोराइजिंग पे फोकस रहेगा, जब तक एक यूनिफॉर्म सिलेबस पे फोकस रहेगा, जब तक आपकी लर्निंग जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। सो ये एक बहुत बड़ी खामी है और मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे चलिए पास लौटूंगा आपके पास। राजकुमार अनायत जी काफ़ी प्रसिद्ध नाम हरियाणा के अगर विश्वविद्यालयों की बात करें और डी-क्रस्ट से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लगभग 2 दशक से सर आपने देखा विज्ञान तकनीकी से सीधे तौर पर आप जुड़े रहे, जुड़ाव रहा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव है सर, अगर बात करें हायर एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है? सबसे पहले धन्यवाद इंडिया न्यूज़ को, बिकॉज दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऐसा मानता हूँ, अभी मैं क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूँ यहाँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। नथिंग टू डू विथ माई यूनिवर्सिटी और स्टेट ऑफ हरियाणा और एनीथिंग, बट एज ए टीचर और ए रिसर्चर मेरा फीलिंग ऐसा ही है। मे बी बाई 2050, दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू प्रोपेगेट ऑल्सो, बाई 2050 90% ऑफ द एजुकेशन दुनिया में ऑनलाइन हो जाएगा, वेदर यू वांट इट और नॉट। आप चाहता तो भी नहीं है तो भी 90% ऑफ द टोटल एजुकेशन वुड बी ऑनलाइन। उसका रीज़न क्या है? अभी द सो कॉल्ड वर्चुअल एंड रियल, उसका गैप ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ गॉन नाउ, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। पहले हम सोचा था ओनली सब्जेक्टिव साइंसेस आपको ऑनलाइन में लर्न सकता है, लाइक हिस्ट्री, लैंग्वेज, वो ऑनलाइन में सीख सकता है, लेकिन आज वो अवस्था नहीं है। यू कैन लर्न फिजिक्स, यू कैन लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्चुअल में भी ले सकता है, बिकॉज यू हैव डिजिटल ट्विन, ऑगमेंटेड रियलिटी, सो यू गेट ए टच एंड फील। सो आपको ऐसा फील ही नहीं है आप अनरियल वर्ल्ड में है, वर्चुअल में है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आज के दिन में ये डाइजेस्ट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो आने वाले समय में मैं ये भी सोचता हूँ, अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकार हो, देयर इज़ नो मीनिंग। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत ही नहीं है।
फॉर एग्जांपल मेरे यूनिवर्सिटी में वहाँ अभी सेकंड टेन्योर है डीक्रस मोरथल में 283 एकड़ है जीटी रोड में। इमेजिन द कॉस्ट ऑफ दैट लैंड अलोन। खाली 10,000 बच्चों के लिए इतना जगह वेस्ट कर सकता है कि आने वाले समय में? आई डोंट थिंक, बिकॉज ये सब टैक्स भरने वाला लोगों का पैसा है। वी डोंट नीड टू वेस्ट इट। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग जाएगा आने वाले समय में। बट सर, नई शिक्षा नीति से अगर इसको जोड़कर देखें, किस तरह से संभव है? मैं वही बात करता हूँ। नई शिक्षा नीति में आप अभी यूजीसी का लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, 40% कंटेंट कैन बी ऑनलाइन। उसका मीनिंग क्या है? देन दे आर इवन प्लानिंग टू इंक्रीज इट इनटू 60%। सो आने वाले समय में ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट वुड बी समथिंग लाइक ए शॉपिंग मॉल। अभी हम एक शॉपिंग मॉल में जाने समय हम वहाँ जाके डिसाइड करता है क्या खरीदेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा ही है। मैं आने के बाद मैं डिसाइड करेंगे मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ मैंने म्यूज़िक भी स्टडी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सो ये मेरा चॉइस है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरा है। टिल दिस टाइम क्या हो गया था, एवरी एजुकेशन सिस्टम वॉज ट्राइंग टू मेक समवन ए फेलियर। कैसे एक बंदे को फेलियर करेगा? आज नया एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं, हर बच्चे को कैसे विनर बनेगा वही है सोच। सो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। वन मोर लाइन में ऐड करेंगे, देन आई विल कम बैक टू यू। मैं भी 10 साल 20 साल पहले सपोज आप बीकॉम ग्रेजुएशन किया, ऐसा सोचो, फाइनल ईयर में अकाउंटिंग एक पेपर आपने फेल हो गया, आपका पूरा डिग्री खत्म। 99% आप विजेता है, फिर भी एक सब्जेक्ट के वजह से आपको स्टैम्प करता है यू आर अ फेलियर। ये गलत है। कैसे आपको, आप क्यों ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है? 99% ये बंदा विजेता है, ओनली वन सब्जेक्ट ही लॉस्ट। सो उसके लिए वो मौका चाहिए एडिशनल सीखने के लिए। आप ये देखिए, लता मंगेशकर जी जैसे एक सिंगर है, सपोज लता मंगेशकर जी मैथमेटिक्स में पुअर है, ऐसा सोचो, वो 10th क्लास कैसे पास हो जाएगा? लेकिन लता मंगेशकर जी का एक गाना दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन 100 इयर्स प्रैक्टिस किया तो भी एक लाइन उनको सिंग नहीं कर सकता। क्यों? सो शी इज ए सक्सेसफुल वुमन। सो हर बंदे के अंदर एक एक ताकत है, वो ताकत को बाहर लेके हर बंदे को विजेता बनना है। ये नया एजुकेशन, तो उस ताकत को बाहर निकालने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगातार उसी का जिक्र कर रहे हैं सर। वो कितनी कारगर, आपने जिक्र किया था चंद मिनट पहले हम बात कर रहे थे, 2050 तक का विजन जो है लगता है इस तरह से। मैं वही बात करता हूँ, देखो 90% ऑनलाइन ही हो जाएगा बहुत कुछ चीज़। मैं आपको एक एग्जांपल बताएंगे। 2018 में ASU, Arizona State University, they conducted a very specific program in biology. ये कंप्लीट प्रोग्राम दे रन थ्रू रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आदमी का रोल ही नहीं था। पूरा कोर्स दे टाइड अप विद 2 people, गूगल एंड लैबस्टर। लैबस्टर वर्ल्ड का नंबर 1 वर्चुअल लैब कंपनी है, आपको भी मालूम होगा। सो गूगल एंड लैबस्टर टाइड अप विद अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। बाद में ये कोर्स डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद बच्चों का फीडबैक लिया। बच्चों ने बोला 98% बच्चा बहुत खुशी थे, बिकॉज इवैल्यूएशंस वर सो परफेक्ट। रात में भी कोई इश्यू नहीं, बिकॉज मेरे जैसा बंदा है तो प्रॉब्लम क्या है, बाई चांस में आज मेरा घर पे बीवी से झगड़ा किया तो वो मेरा क्लास में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेरा इमोशन है, इवैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम में वो नहीं हो जाएगा। हर बच्चे का इवैल्यूएशन, टीचिंग, असाइनमेंट, उसमें कुछ क्या आइडिया स्टॉलन है, लौटूंगा सर आपके पास। विज्ञान तकनीकी की बात आती है तो निश्चित तौर पर कृषि से उसके साथ जोड़ा जाता है। एक वक्ता सर देखते थे बहुत सर कि 7-7, 8-8 दिन तक जब मौसम का हाल सुनाते थे, वो मौसम उस वक्त तक बारिश नहीं आती थी। लेकिन अब हर घंटे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस तरह से अनाउंसमेंट करता है, मौसम का पूर्वानुमान घोषित करता है, उसको भी शिक्षा का एक पार्ट माना जा सकता है। किसानों को एजुकेट किए जाने को लेकर दूसरा एक सवाल और कि सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, आपको नहीं लगता महज और महज कुछ जो किसान है उन्हीं को एजुकेट किया जा रहा है, दूसरे तमाम लोग वंचित हैं उससे? आम जो तबके का जो किसान है वो आज भी जो है वंचित है, क्या लगता है आपको? आज आप डिजिटल एजुकेशन का भी प्रोफेसर नायक ने बताया, उसका महत्व इसीलिए बढ़ा है। आज पूरे भारतवर्ष में हम मौसम को, टेम्परेचर्स को, उसके सभी अंगों को माप सकते हैं और अगले 1 घंटे में बारिश कहाँ पे होगा, किस क्षेत्र में होगा,
ऐसा जब दिया गया तो निश्चित रूप से इस शिक्षा का उस किसान को बहुत फायदा हुआ। यदि उसे ये पता लग जाए कि 2 घंटे बाद बारिश होनी है तो निश्चित रूप से वो खेत में छिड़काव नहीं करेगा। वो अपनी आलू की फसल को समय से खोद के यदि मार्केट में पहुंचा पाएगा, यदि बारिश है तो लेबर का अरेंजमेंट वो पहले से कर पाएगा। तो न केवल उसको फायदा होगा बल्कि जो हमारी वेस्टेज जितनी हो रही थी उसका फायदा होगा और इस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। क्या किसानी एक करने बहुत वाले बड़ी लोग, बात क्या है। किसानी करने वाला तबका भी नई एजुकेशन पॉलिसी से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, प्रभावित होगा? बिल्कुल, और इसी दिशा के अंदर जैसे आपने कहा कि एक सेमिनार हम करते हैं 20, 50, 100 लोगों के लिए। आज हर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हमने कियोस्क लगा दिए हैं। उस कियोस्क में वो किसी भी समय जा सकता है, 24 घंटे वहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और आज के दिन उसी को अब हम जो गांव के अंदर CSC सेंटर्स हमारे खुले हैं उनसे जोड़ के, ताकि उसके डोर स्टेप पे वो जो सीधा प्रसारण भी हो सके। और आज के दिन हमने एक सुविधा शुरू की कि हम फ्री टेलीफोन सर्विस करते थे। उसमें किसान सवाल पूछता था, उसका वैज्ञानिक जवाब दे देते थे। लेकिन आज वर्चुअल माध्यम से वो अपने खेत पे जाएगा, वहाँ पे अपनी फोटो दिखाएगा और एक समय में 100 किसान उससे जुड़ जाएंगे। 100 किसानों को 1 मिनट में जिसका समाधान हो जाएगा वो उससे बाहर आ जाएगा, फिर नए किसान जुड़ जाएंगे। तो जहाँ पे किसान को सटीक जानकारी मिली, उसको सैंपल लेके विश्वविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं, उसके घर पे उसका पैसा बचेगा और साथ में जो जानकारी दी जाएगी वो भी उसके लिए कारगर होगी। ये सब नई शिक्षा नीति के परिणाम है। और क्योंकि आज के दिन इस शिक्षा नीति के अंदर आज यदि कोई दुकान भी खोलता है तो उसको इस तरह का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है कि वो सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और इतवार के दिन विश्वविद्यालय में आएगा, उसको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि ये व्यक्ति कृषि के जितने भी ज़रूरतें हैं वो अपना सामान वहाँ पे बेच पाएगा। तो किसान को सलाह के साथ साथ वो ठीक उत्पाद भी देगा, तो जो अनावश्यक प्रयोग है हमारे रसायनों का वो भी रुक पाएगा। बड़ी बात, इस प्रकार से बेहद जरूरी भी है सर ये चीज, क्योंकि किसानों को जब जोड़ेंगे सीधे तौर पर विज्ञान तकनीक से तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन भी होंगे। शिक्षा का एक अभिन्न अंग इसको माना जाता है। राकेश जी आपके पास आऊंगा। पुरानी जो शिक्षा नीति है और नई जो शिक्षा नीति आएगी, दोनों के बीच के अंतर को आपको लगता है कि खत्म किया जाएगा? दोनों के बीच जिस तरह से पहली जो पुरानी शिक्षा नीति का हम जिक्र करें जो अभी चली आई है, उसके बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, इस तरह के परिवर्तन संभावित हैं, अपेक्षित है, क्या लगता है आपको? बेसिकली ये बहुत ड्यू थी एजुकेशन पॉलिसी, जो बहुत लेट भी आई और अब बहुत एग्जीक्यूशन में भी बहुत टाइम लग रहा है। जब तक हमारे पास बहुत सारी और चेंजेस हो जाएंगे वर्ल्ड में, और जो ये चेंजेस होते हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के ऊपर निर्धारित होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जैसे टाइम नहीं बीच में रोकूंगा, अनायत जी ने भी जिक्र किया था कि हर किसी के हाथ में लैपटॉप होगा, हर किसी के हाथ में, गांव के लोग चाहे रूरल की बात करें, अर्बन की बात करें, हालांकि क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और इसी बीच लगातार जिस तरह से इन्होंने जिक्र भी किया था कि जब ये परिवर्तन होंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में 2, 4, 5 सालों में लगातार ऑनलाइन एजुकेशन संभावित है, संभव है? देखिए, एजुकेशन 4.0 जिसका मैं पहले भी मैंने जिक्र किया, उसके अंदर ब्लेंडेड एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज़्यादा ये दूसरे देशों में हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ें हम कल्पना कर रहे हैं, इसमें कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डेवलप्ड नेशंस में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि एजुकेशन 4.0 2010 से बहुत सी डेवलप्ड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। और इसके अंदर जो जैसे सर ने भी बोला कि जो फिज़िकल एजुकेशन है, ऑफलाइन एजुकेशन है, वो आने वाले टाइम में फिनिश हो जाएगी 2050 में, तो ये हो सकता है। बट लेकिन मेरा मानना ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, वो इंटरेक्ट करने जाएंगे। जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, वो जो आज की लाइब्रेरीज होती हैं, साइलेंस जोन जो बना दिया जाता है, तो ऐसी लाइब्रेरीज नहीं होंगी। अगले सत्र में इस बात पर चर्चा भी लाइब्रेरीज होगी। के अंदर अगले सत्र में चर्चा होगी सर। राकेश जी,
लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, उससे असमानता, हमने पहले सत्र में जिक्र किया था, उससे असमानता खत्म की जा सकेगी? क्या तमाम लोग उस टेक्निक से, उस ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ पाएंगे अभी जिसका अभाव है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन अभी कोरोना के टाइम में ये इन्फोर्स की गई लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो शायद हम ऑनलाइन मोड को इतनी कई साल अच्छे लग से जाते आगे आने। नहीं जान पाते। और बहुत से जब भी आप चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि 2 साल हमारे खराब हो गए, बच्चे बहुत ज़्यादा लेजी हो गए, बच्चों में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बच्चे मोबाइल के ऊपर जुड़े रहे। आपके लिहाज से असर सकारात्मक रहा, नकारात्मक रहा? और जिस तरह से 2 साल के दौर में, कोविड के दौर में जैसा हमने सीखा, सर आपके पास भी आऊंगा, 2 साल के दौर में जैसा ऑनलाइन एजुकेशन की मार्फत हमने सीखा था, हम काफी आगे आए हैं, लगता है हम काफी आगे आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, अगर हम वर्ल्ड के साथ compete करना चाहेंगे तो हमको ये प्रणाली अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और इससे बहुत से बेनिफिट हुए। आप ऑनलाइन अगर किसी भी प्रोफेसर, हार्वर्ड में कोई प्रोफेसर है, उसको आप क्लास में 2 मिनट में लेके आ सकते हो। आप एक सिंगापुर में कोई प्रोफेसर है, उसको आप अपने साथ जोड़ सकते हो। आपकी जो कॉलेज के एलुमनाई हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ आप साझा कर सकते हो। तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी रही। पर लेकिन जो हमको एक लॉन्ग टर्म में चाहिए, वो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर चाहिए, वो ब्लेंडेड फॉर्मेट चाहिए। हमको कितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमको जो सीखने हैं, जो कॉलेज में सीख सकते हैं, जो लैब में सीख सकते हैं, जो हम फिजिकल इंटरेक्शन में सीख सकते हैं, उसका एक अलग महत्व है। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं, अगर हम वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे होते तो शायद हमें इतना अच्छा नहीं लगता। अनाज पर जी, लेकिन क्या लगता है नई एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पर ही लगातार चर्चा हो रही है और काफ़ी बेहद जो है वो चर्चा का विषय भी है, पुराने एजुकेशन में क्या वैल्यू है जिनको नई एजुकेशन पॉलिसी में भी लिया जा सकता है, उनको लागू किया जा सकता है? मैं उसके पहले राकेश जी ने बात किया, उसमें एक लाइन ऐड जी। करेंगे। ये देखो, नंबर ऑफ टीचर्स हैज़ नो मीनिंग इन द कमिंग टाइम। आज के दिन में हम यूजीसी आईसीटी में 1:30 बोलता है। ये 1:30 बात करता था व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी वेरी लेस। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर को कोई मीनिंग नहीं। एक अच्छा टीचर को 1000 बच्चे को पास भेज सकता है तो करना ही चाहिए, ये कही। और आई वॉन्ट टू, देखो आपका क्वेश्चन में आएंगे, इस पर गया तो ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए नहीं जाएंगे टाइम के वजह से। आज का बच्चे का कमी क्या है मैं बताएंगे। नंबर 1, उनको हाउ टू फेस ए फेलियर मालूम नहीं है। फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे आज का बच्चे को मालूम नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है, बहुत संक्षेप में सर। फोकस स्कोरिंग में है, लर्निंग में नहीं है। सो फोकस स्कोरिंग से हटा के लर्निंग में आना चाहिए। ये 2 चीज़ पुराने टाइम पे था, वो बीच में समवेयर वी लॉस्ट। सो ये 2 वैल्यू सर्टेनली वी हैव टू ब्रिंग इट। और एक पॉइंट ऐड करेंगे उसमें जी, भारतीय संस्कृति में टीचिंग नहीं है। आई कैनॉट टीच एनीवन एनीथिंग इन माय लाइफ, ओनली समबडी हैज़ टू लर्न इट। सो लर्निंग होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको स्टूडेंट को सीकर बनना चाहिए, सीकर क्वालिटी। चलिए, काफी वृद्ध विषय है, काफी लंबा चौड़ा विषय है। कृषि पर हमने बात की है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर बात की है, तमाम उन मुद्दों पर बात की है। तो निश्चित तौर पर 2 साल का जो अरसा था, उस 2 साल के अरसे ने ये सिखा दिया है कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन जब चलेगी तो निश्चित तौर पर, जैसा आपने भी फरमाया सर, कि अगले 5-7 साल में पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा तमाम चीज़ों को, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन होगी तो शिक्षा में और गुणात्मक सुधार आएंगे निश्चित तौर पर। मैं जस्ट ऐड करेंगे जी। आप मेरा ये स्टेटमेंट को आप मिसअंडरस्टैंड मत करो। मैंने क्या बोला, 90% ऑफ द एजुकेशन ऑनलाइन में हो जाएगा। जी का जिक्र उसका नहीं, उसका मीनिंग ये नहीं टोटल नंबर कम नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी मेनी मल्टीपल्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस भी इंक्रीज हो जाएगा, उस पर डाउट नहीं। लेकिन उसका भी 10 गुना ऑनलाइन में भी बच्चा आएगा, वही है उसमें फर्क। चलिए, इस सत्र में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और टू वन थैंक यू सो मच रवि, हमारे खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पर रहिएगा
और मोमेंटो देने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी को, प्लीज स्टेज पर आइए, और साथ ही एएसपी विजय कुमार जी को स्टेज पर आइए, और हमारे खास मेहमान जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अपनी तमाम